आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। पहले वाले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी संस्थात्मक शासन व्यवस्था। हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों का आपस में क्या संबंध है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था है। और उन शासन व्यवस्थाओं को अपन ने संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा। जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है वह संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, और जिसमें तीनों अंग अलग अलग होते हैं वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से हमेशा पृथक रहता है, और कार्यपालिका का जो विभाग का जो प्रधान है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, और उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। जबकि संस्थात्मक में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में जो प्रधान है, जो कार्यपालिका है ना, वह व्यक्ति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो इसकी परिभाषा देते हुए गार्डनर कहते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का जो अध्यक्ष है तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं, है ना, और उसको संविधान से शक्तियाँ मिली हैं, देखिए, है ना, क्लियर हो गया। तो अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति वे अनुत्तरदायी होते हैं। तो चूँकि संविधान से उनको शक्ति प्राप्त है तो वे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। गेटल भी इसमें लिखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। ठीक है, विधानमंडल पे मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, उससे स्वतंत्र होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका है, इन राज्यों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप देखिए, कार्यपालिका के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना, छोटे हैं तब तो प्रत्यक्ष और बाकी अप्रत्यक्ष, छोटे देश कम जनसंख्या होती है तभी प्रत्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं, निर्वाचन होता है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है किस इस शासन व्यवस्था में, किसको, वहाँ के कार्यपालिका के प्रधान को, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। तो निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को अपने मंत्रिपरिषद में रख सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कि जिस दल का राष्ट्रपति है उसी दल के लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में रखे, ये जरूरी नहीं है ना। वहाँ ये होता है कि जो व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ है उसको भी मंत्री पद का पे लिया जा सकता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो निर्वाचित होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री परिषद पर किनको भी मतलब नियुक्त कर सकता है, और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती जैसी संस्थात्मक में होती है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और कार्य राष्ट्रपति पर ही निर्भर होता है। तो राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, और राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्ति का संचालन करते हैं, है ना। राष्ट्रपति कांग्रेस से, यहाँ कांग्रेस का क्या मतलब, अमेरिका के अंदर जो व्यवस्थापिका है वह उसका क्या नाम है आपकी, कांग्रेस, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस दिया गया है। तो राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेते, और संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकती है। ठीक है ना, बाकी तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका विघटन कर देती है, संसदीय शासन पर हटा सकती है उसको। समझ में आ गया। तो ये शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं, जैसा कि अपन इन परिभाषाओं में देखा, परिभाषाओं से ही आ जाती है विशेषताएं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती हैं। इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं होती है, और कार्यपालिका की जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। जो पहली विशेषता हमने देखी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग है, इसको हम पृथक मानते हैं। कैसे कि ये देखिए, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राजनीति के अंदर है, और किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। व्यवस्थापिका के अविश्वास और निंदा प्रस्ताव से कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न ही कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी किसी कार्य में भाग लेती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपके। तो दूसरी चीज़ है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। अध्यक्षात्मक शासन में क्या है, संस्थात्मक के समान नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। कैसे, राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की सभी शक्तियों का उपयोग कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है ना। तीसरी बात है कि कार्यपालिका में कार्यकाल की निश्चितता होती है।
कि कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और उसके कार्यकाल पर व्यवस्थापिका के विश्वास या अविश्वास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सिवाय महाभियोग के उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की क्रिया, इम्पीचमेंट की क्रिया के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मंत्रिपरिषद के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और किसी के प्रति नहीं। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं आपने देखी। फिर ये दोनों व्यवस्थाओं में अंतर, क्या अंतर है दोनों व्यवस्थाओं में? तो हमने कुछ अंतर इसमें देखे हैं कि कार्यपालिका के प्रधान की स्थिति में अंतर होता है, इनके व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका उनके संबंधों के विषय में अंतर होता है, कार्यकाल संबंधी अधिकारों में अंतर होता है, मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर होते हैं, स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में इसमें अंतर है और जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर भी अंतर किया जाता है। पहला अंतर हम देखते हैं कि कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। देखिए, संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका प्रधान कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है, लेकिन अधिष्ठात्मक शासन में, है ना, और नाममात्र का प्रधान तो होता है और सैद्धांतिक जैसी इससे वह पूर्ण शक्ति संपन्न भी होता है, लेकिन व्यवहार में उसकी इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। किसमें? संस्थात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान न केवल औपचारिक बल्कि वास्तविक, जिसको वैधानिक प्रधान कहते हैं, वही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और ये सदस्य पूर्णतः उसके अधीन रहते हैं, है ना। जैसे संस्थात्मक का अगर अपन उदाहरण दें तो इंग्लैंड का सम्राट, और अध्यक्षात्मक का उदाहरण देखें अपन तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनमें यही अंतर है। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के विषय में अंतर। दोनों में आपस में क्या संबंध होता है? तो संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है और यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि उसी से निर्माण हुआ है। तो व्यवस्थापिका का कानून निर्माण संबंधी कार्य करने के साथ साथ कार्यपालिका द्वारा दिए गए कार्यों की जांच भी करती है। कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल में उपस्थित होते हैं और कानून निर्माण संबंधी कार्यों को करते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से नहीं होता है। कार्यपालिका के सदस्य सामान्यतः व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं होते हैं और कानून बनाने संबंधी कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। तो इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है। तीसरा अंतर हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी अधिकार कि संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कभी भी कार्यपालिका को हटा सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित होता है और महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी प्रक्रिया से उसको हटाया नहीं जा सकता। हालांकि महाभियोग की जो पद्धति होती है वो बहुत कठिन होती है, लेकिन फिर भी उसी पद्धति से इसको हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटाया जा सकता। फिर कहते हैं हम कि स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करता है ना। क्या तुलना है कि मानवीय स्वतंत्रता का रक्षण संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक किसी व्यवस्था में अधिक श्रेष्ठ रूप में संभव है? ये एक जटिल प्रश्न है। भाई, मानवीय स्वतंत्रता संस्थात्मक में अधिक रहेगी या अध्यक्षात्मक में रहेगी? ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। तो इस संबंध में पर्याप्त विचार हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। यद्यपि संसदीय शासन विरोधियों का यह विचार है कि दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता और कार्यपालिका की विकसित होती हुई जो प्रवृत्ति है ना, व्यवस्थापिका के जो पतन की प्रवृत्ति हो रही है आजकल संसदीय शासन में, तो उससे स्वतंत्रता की सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। लेकिन इस आलोचना के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। शासन व शासितों के मध्य सीधा संपर्क होता है और शक्तिशाली विरोधी दल के कारण स्वतंत्रता की रक्षा अधिक अच्छे रूप से संभव है। तो अध्यक्षात्मक शासन के संबंध में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के तानाशाह के समान अधिकार एवं शासन की उत्तरदायित्व विहीनता के कारण व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो सुरक्षित नहीं रह पाती। तो इस प्रकार संसदीय शासन को स्वतंत्रता का अधिक अच्छा संरक्षक माना जाता है, लेकिन संसदीय शासन भी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा शासन के रूप पर निर्भर होने के बजाय सामान्य जनता की जागरूकता पर निर्भर करती है। जैसा कि लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता ही है। जनता जितनी जागरूक होएगी उसको स्वतंत्रता तभी मिलेगी। फिर है जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर कि इस संबंध में कहना उचित है कि संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन की तुलना में अधिक जनतंत्रात्मक है। किसको अधिक मानते हैं? संसदीय शासन को। तो व्यक्ति की राजनीतिक प्रवृत्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति संसदीय शासन में ही होती है, अध्यक्षात्मक शासन में नहीं होती। इसके अतिरिक्त जनतंत्र का तात्पर्य क्या है? जनता की इच्छा के अनुसार शासन करना, और ऐसा केवल संसदीय शासन में ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शासक मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना।
तो हम कह सकते हैं कि संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में क्या अंतर है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्रता, और अध्यक्षात्मक शासन का विशेष लक्षण क्या है, इन दोनों का एक दूसरे से संयोग तथा घनिष्ठता। समझ रहे हैं आप? वापस देखिए आप कि ये बैजहोट के कथन है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों की एक दूसरे स्वतंत्रता तो अध्यक्षात्मक शासन का लक्षण है, और एक दूसरे से पूरा संयोग और घनिष्ठता ये संसदीय शासन का लक्षण है, कि जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, अध्यक्षात्मक जिसमें एक ही हैं, एक के अंदर से एक निकल रहा है, तो वह संसदीय शासन। तो इस तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन तुलना की बजाय अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें जनता ज़्यादा स्वतंत्र होती है। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश राज्यों तथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि उत्तरी अमेरिका के अनेक राज्यों द्वारा इसे अपनाया गया है। और अध्यक्षात्मक जो शासन की लोकप्रियता है वो अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका व लैटिन अमेरिका के राज्यों तक ही सीमित है ना। सन 1958 में फ्रांस के द्वारा संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के मिश्रण को अपनाया गया था, और श्रीलंका में भी 1977 में नवीन संविधान का निर्माण करके ऐसी व्यवस्था बनाई गई। तो ये है हमारी जो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना, और कौन सी प्रणाली को हम ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, और आज विश्व में किस किस प्रणालियों को अपनाया गया है और क्यों अपनाया गया है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा की है। अगले उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके अध्यक्षात्मक शासन के क्या गुण और दोष होते हैं।